तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोग बातचीत किए थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो इस पर जब हम लोग बात किए थे तो एक वर्ड आया था कि एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है बेसिकली, जो सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ फंडामेंटल ट्रूथ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो आगे चल करके क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। और वो सिद्धांत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से फॉलोअप होता है। अगर फॉलोअप होगा तो जाहिर सी बात है कि सफलता प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है कि सफलता प्राप्त होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दो बेसिकली ब्रॉड हेड में बांटा जा सकता है। एक हो गया आपका जनरल मैनेजमेंट और एक हो गया आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। एक हो गया आपका जो है सामान्य सिद्धांत हो गए, है ना। सामान्य जो है आपके जो है मैनेजमेंट के सिद्धांत हो गए, और एक जो हो गया वो हो गया साइंटिफिक, दैट इज़ आपका जो है वैज्ञानिक प्रबंध हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज जो बेसिकली हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं और उसमें जो आपके सबसे स्टार्टिंग में जो आपके जनरल मैनेजमेंट है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उस पर बातचीत करेंगे। और उसके जो जन्मदाता है, मतलब कि ये जो जनरल मैनेजमेंट जो दिया है ना, या फिर बोला जाए कि जन्म जिसने इसको बताया है, जिसने अपने लेखनी में लिखा है, जो उस चीज़ को निजात किया है, जिसने उस चीज़ को बनाया है ना, तो उनका नाम है बेसिकली हेनरी फ्योल। मतलब हेनरी फ्योल एक ऐसे जो है अर्थशास्त्री हैं, एक ऐसे जो है विद्वान हैं जिन्होंने जनरल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। आइए इसके बारे में एक बार हम लोग डिटेल लेते हैं कि ये कौन थे, ये कहाँ पर वर्क करते थे, क्या क्या किए, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ, उनके मृत्यु कहाँ हुई, उनका जो है कहाँ रहते थे, वो कहाँ के थे। तो आइए, इनका जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, अगर आप चाहें तो जूम करके देख सकते हैं कि कैसे दिखाई देते हैं। अगर कहीं मिलेंगे आप लोग को तो हाय हेलो बोल दीजिएगा, है ना। तक जिंदा होंगे वो। नहीं, यही बात तो जानना है कि ज़िंदा हैं कि नहीं। आइए देखते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 29 जुलाई 1841 में हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हो बोन लिखा हुआ, देखिए जन्म, है ना। जन्म जो है ये कब हुआ था, तो 29 ऑफ जुलाई 1841 में। काफ़ी जो है देखने से लग रहा है कि काफ़ी बुजुर्ग आदमी है ना। बाल वाइट वाइट हो गया है। और इनका जन्म जो है ना, कोई जगह का नाम है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। और ये जो है शायद कोई एम्पायर में है, आई डोंट नो कहाँ का ये जगह है, लेकिन ये जनरली फ्रांस का जगह है। ये फ्रांस बोल सकते हैं इनको, ठीक है। ये पेरिस में, बेसिक फ्रांस में जो है इनका जो है डेथ हुआ एक्चुअली 19 नवंबर 1925 को। और वो 84 साल के थे उस समय, काफ़ी जो है बुढ़े हो गए थे तो डेथ कर गए। और इनकी नेशनलिटी जो है, जैसे हम लोग इंडियन हैं तो ये फ्रेंच थे। इनका एडुकेशन जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ से हुआ। और ऑक्यूपेशन क्या था इनका, ऑक्यूपेशन मतलब इनका पेशा, इनका काम क्या था, तो इकोनॉमिक्स थे ये, है ना। मतलब जो है अर्थशास्त्री थे, हिंदी में बोल सकते हैं इनको। और साथ ही साथ इंजीनियर भी थे और एंटरप्रेन्योर भी थे। तो काफ़ी कुछ थे, काफ़ी वर्सेटाइल व्यक्ति थे, और जो है काफ़ी टैलेंटेड लोग में से एक थे, जिन्होंने आपको जो है प्रबंध के सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। और फिर जो है अब जो है इनके सिद्धांत को एक्चुअली फ्यूलिज्म भी कहा जाता है, जिसे लिखा हुआ है नोन फॉर फ्यूलिज्म, है ना। इनके जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने जो दिया है, उसको फ्यूलिज्म भी कहा जाता है। इनके नाम से रखा गया है उसका नाम, और इसको फ्यूलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्यूलिज्म भी इसको कहा जाता है। आइए अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ऊपर बोलता है हेनरी फ्योल 29 जुलाई 1841 टू 19 नवंबर 1925
ये इनका शासनकाल बता रहा है, ये कब तक कब जन्मे, कब से कब तक ये रहे उनके बारे में। और बोलता है कि वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ये कौन थे? तो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। और बोलता है माइनिंग एग्जीक्यूटिव भी थे, और इसके साथ साथ ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ माइन, ठीक है, हु डेवलप्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसने डेवलप किया थ्योरी ऑफ जो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। तो काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति में से ये एक थे, और इन्होंने अपने शासनकाल में जो है काफ़ी कुछ किया है, और जो है कई जगह काम किए, वो कई जगह पर काम किए, कई जगह पर जो है मैनेजर, तो कहीं पर एग्जीक्यूटिव, कहीं पे इंजीनियर के रूप में कई जगह पे काम किए वो। और काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने बेसिकली ये एक थ्योरी लिखा जो है, जिसको हम लोग फ्योलिज़म के नाम से जानते हैं, जो जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बोला जाए बिजनेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आइए इन्होंने क्या लिखा था, इसके चलते इनका नाम फ्योलिज़म, मतलब इनके थ्योरी का नाम फ्योलिज़म, और काफ़ी फेमस व्यक्ति में से एक ये हैं। तो इन्होंने क्या लिखा था मैनेजमेंट के संदर्भ में, आइए इसको समझते हैं। इससे पहले हम लोग इसको समझें, उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ बात करते हैं। जैसे कि होता क्या है ना, एक चीज़ को समझिएगा, जैसे ये बेसिकली माइंस में काम करते थे। तो इन्होंने माइंस में जब काम कर रहे थे, तो माइंस मतलब समझते हैं ना, माइंस क्या होता है? क्या होता है माइंस? जिसको हम लोग हिंदी में खदान भी बोलते हैं, खान जिसको हम सब कोयला का खदान। हाँ, जैसे कोयले का खान हो गया, आयरन्स का खान हो गया, है ना। झारखंड में भी बहुत सारे खान हैं, बहुत सारे जो है आपके खदान हैं जिसमें माइनिंग है, जिसको बोल सकते हैं, जिससे कोयला निकाला जाता है, आयरन्स का है, बॉक्साइट का है। यहाँ पे बहुत सारे जो है खदान हैं, ठीक है। काफ़ी जो है ये नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ झारखंड है हमारा, और जो है काफ़ी ये है, काफ़ी रिसोर्स यहाँ पर मिलते हैं। तो माइनिंग में क्या होता है कि काफ़ी गहराई से जो है खनिज पदार्थ को निकाला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जाता है ना। तो उसमें ये काम किए थे। तो इन्होंने जब काम कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा, और कई पदों पर काम कर चुके हैं, तो इससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और इन्होंने कई सिद्धांत दिए कि भाई जब काम होता है, कहने का मतलब है कि जब काम होता है तो उस समय पर क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। और वो आगे चल करके, चूँकि वो फंडामेंटल ट्रूथ हो गया, मतलब सभी जगह पे काम करने लगा, वो जो सिद्धांत इन्होंने दिया वो सभी जगह पर सही साबित होने लगा। तो ये जा कर के बाद में प्रिंसिपल्स बन गया, है ना। और उसको लगभग सभी जगहों पर जो है फॉलो अप किया जाता है और माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था अपने थ्योरीज़ में, ठीक है। आइए एक बार हम इनको देखते हैं, इनके मतलब सिद्धांतों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने दिया है 14 टोटल मिला करके ना, टोटल मिला के देखिए मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये पहला नंबर दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो यू कैन जूम इन, है ना, यू कैन जूम इन बाय योर स्क्रीन। तो आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम करने के लिए करिए, देखिए वो पूरा जूम हो जाएगा। जितना जूम होना चाहिए उतना जूम हो सकता है, तो आप जूम करके देख सकते हैं। आप देखिए जूम करके, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आपको कर्सर भी मेरा दिखाई देगा क्लियरली, थोड़ा जूम कर ही लीजिए आप, या फिर मैं यहाँ से भी जूम कर सकता हूँ, ऐसे सिस्टम से भी जूम कर सकता हूँ। आजा बच्चा इधर आजा, नहीं आएगा, जिद्दी है। चलिए देखिए तो सबसे पहला जो देखिए मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ टोटल मिला करके 14 सिद्धांत है ना। टोटल मिला के 14 सिद्धांत आपको लास्ट में दिख रहा होगा, है ना। एक एक करके हम लोग सब देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था और क्या फॉलो अप होता है या नहीं होता है, क्या क्या सिद्धांत इन्होंने दिया है। सबसे पहला सिद्धांत जो इन्होंने दिया है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्य का विभाजन, डिवीज़न ऑफ वर्क। कहते हैं इन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बोलता है कि इन प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट एरिया। जब हम लोग काम करते हैं, जब भी कोई काम चलता है तो हम लोग ये देखते हैं, प्रायः देख पाते हैं कि हर एक क्षेत्र में हर एक
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई पार्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं। बोलता है इन प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज्ड अ डिफरेंट एरिया। एम्प्लॉयज़ जो है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग एरियाज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कोई फिटर है, कोई मशीन को फिट करना है तो वो फटाफट फिट कर सकता है, उसको पूरा नॉलेज है मशीन का फिट करने का। कोई इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिक का उसको पूरा आइडिया है कि अगर कहीं से बल्ब फ्यूज हो गया, कहीं से मशीन में लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, या कहीं से तार का प्रॉब्लम हो गया, तो उसको पूरा पता है कि भाई जो है कहाँ से क्या करना होगा। उसी तरह से जो है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कोई सेल्स में एक्सपर्ट है, कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, मतलब अलग अलग चीज़ों में, कोई मशीन चलाने में मशीन ऑपरेटर है, कोई जेसीबी चलाने वाला। तो हर व्यक्ति जो है कुछ कुछ क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब उस पर उसका ज़्यादा कमांड होता है। उसके बाद होता है कि एरियाज़ एंड दे हैव डिफरेंट स्किल, उसके पास बहुत तरह के स्किल होते हैं। बोलता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज कैन बी डिस्टिंग्विश विद इन द नॉलेज एरियाज़। और बोल रहा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो जिस क्षेत्र में माहिर है उसको उस काम को दे करके हम लोग उसको उस काम को सौंप सकते हैं, उसको दे सकते हैं, मतलब उस काम को बांट सकते हैं। इन द सेंस हम लोग अब पढ़ रहे हैं टॉपिक डिवीज़न ऑफ वर्क, इसका मतलब होता है काम का विभाजन। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि काम जो है, काम को विभाजित करिए और जो जिस काम के लिए महारत हासिल है जिसको, ठीक है, जो जिस काम के लिए एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उसको उस काम को दे दीजिए और काम का बंटवारा कीजिए। तो देखिए कोई स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं कोई चीज़ का, जैसे होता है ना, कोई डॉक्टर है तो वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, तो उसको पता है कि फिर हार्ट से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है ना। और एक होता है जनरलिस्ट, जनरल फिजिशियन, जिसको सब चीज़ का आइडिया है, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हुआ उसको जा कर के आप दिखवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरल फिजिशियन। तो उसी तरह से आपका फैक्ट्री में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है, जो नॉर्मल होते हैं, जो जनरल होते हैं, कुछ चीज़ों को ऑपरेट कर लेते हैं, और कोई जो है उस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जहाँ जिसको जो काम सौंपना है उसको सौंप सकते हैं, काम को विभाजित कर सकते हैं आदमी के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, आप विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए अब आगे। उसके बाद है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात समझ में आई? अच्छा एक और पूरा पढ़ देते हैं, यहाँ तक पढ़े थे हम। बोलता है डिस्टिंग्विश विद इन द नॉलेज एरिया जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो बोलता है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सपोर्ट दिस। बोलता है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल के अनुसार स्पेशलाइजेशन प्रमोट्स इफ़िशियंसी ऑफ द वर्कफोर्स। बोलता है कि हेनरी फ्योल के अनुसार जो है जो स्पेशलाइजेशन, अगर कोई काम के लिए कोई एक्सपर्ट है तो अगर उसको काम हम सौंपते हैं तो बोलता है इफ़िशियंसी ऑफ वर्क फोर्स होता है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो समय से कंप्लीट हो जाता है। और बोलता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी जो कैपेसिटी है चूँकि वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। उसका बोलता है कि इन एडिशन, इसके अलावा बोलता है कि द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इंक्रीजेज देयर एक्यूरेसी एंड स्पीड। दूसरा चीज़ है कि बोलता है कि इसके अलावा जो है स्पेशलाइजेशन अगर हम किसी को देते हैं, मतलब कोई आदमी जो उस चीज़ में माहिर है उसको उस काम को देते हैं तो उससे काम सटीक होता है। सटीक का मतलब एक्यूरेट होता है, वहीं से एक वर्ड आया है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेट होता है और साथ ही साथ तेज़ी के साथ भी होता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि अगर हम इस तरह से काम का विभाजन करते हैं, एक्सपर्ट को एक्सपर्ट बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग को, साउंड कम करो ना अंको, या हेडफोन में सुनो ना अंको, हेडफोन लगा लो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है? हेलो, और यस सर। मतलब दिक्कत है क्या, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? हाँ तो बोलिए क्या प्रॉब्लम है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो बताइए हाँ या ना, कुछ कहिए। नो सर।
यस ओके सर, फिर से समझा दीजिए। ओके ओके। आप लोग लेट से ज्वाइन किए हैं क्या रिया? नो सर। ओके चलिए, तो एक बार और समझा देंगे हम आपके लिए। देखिए, जैसे हम लोग ना अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि हेनरी फ्योल ने जो जो भी ये दिया है, मतलब जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने टोटल मिला करके 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिया है बेसिकली। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें आपका पहला जो आपका मैनेजमेंट है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब कार्य का विभाजन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं कार्य का विभाजन। इनका मानना है, इनका कहना है, किनका कहना है बताइए आप लोग? हेनरी फ्योल का। हाँ, इनका कहना है, मतलब हेनरी फ्योल का कहना है। वो टकलू का, टकलू तो है नहीं, खैर वो क्या नाम है, बाल वाले का, बूढ़ा बाल, उनका कहना है ना, उनका कहना है कि भैया देखिए, काम को जो है ना बंटवारा कर दीजिए। जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के काम होते हैं, तो बोलता है कि उसको बंटवारा कर दीजिए और जो जिस काम के लिए ज़्यादा अच्छा है उसको वो काम दे दीजिए। ठीक है, बस यही कह रहा पहला पॉइंट में, सिंपल सा एकदम। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। डिवीज़न ऑफ वर्क में कोई दिक्कत है आप लोगों को कि ये पॉइंट क्या कहता है? डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब क्या होता है? तो डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है सिंपल, कार्य का बंटवारा करना। अब उससे बोलता है, ऐसा मानना है हेनरी फ्योल का कि उससे उससे जो है इफ़िशियंसी बढ़ती है, काम का जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ता है, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ जो है स्पीड भी काम होता है और एक्यूरेट भी काम होता है। ऐसा इनका कहना है। किनका कहना है? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का कहना है। ठीक है ना, तो हेनरी फ्योल का कहना है कि इससे इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी, स्पीड बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए, समझिए ना कि एक व्यक्ति है जो खूब बढ़िया जल्दी जल्दी लड्डू बना लेता है, तो उसको क्या करिए, हम लोग बोले कि ले भाई लड्डू बना, तो क्या करेगा, फटाफट 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 लड्डू बना के निकाल देगा, है कि नहीं? उसी तरह से कोई आदमी अगर मान लीजिए लड्डू बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है, चाशनी जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है, और बूंदिया कैसा होना चाहिए, अब तो जल्दी से हमको लड्डू खाने का मन हो रहा है ना, तो जो है कैसा लड्डू होना चाहिए, है ना, तो अगर वो चीज़ में एक्सपर्ट है तो भैया उसको उसमें भिड़ा देते हैं, है ना। तो कार्य का बंटवारा कर दिए कि कौन जो है लड्डू बनाएगा, कौन जो है लड्डू को जो है कढ़ाई में भूंजेगा, जो भी करेगा, और कौन जो है उसको लड्डू बनाएगा, हाथ से जो ऐसे ऐसे करके लड्डू बनाते हैं ना, गोल गोल करके, कौन कौन लड्डू बनाया है आप लोग में से? कोई नहीं लड्डू बनाया है अब तक? आप लड़कियां घर के काम नहीं करती हैं क्या? लड्डू सर बनाए हैं, सर बनाए हैं। ओके ओके, बस एक ही लोग बनाए लड्डू? सर हम भी तो आज आप लोग बनाइए, बताते हैं आप लोग को। आज जो है नारियल का लड्डू बनाइए और जल्दी से हमको पार्सल कर दीजिएगा, ठीक है? कौन कौन पार्सल करेगा, एड्रेस भेज देंगे हम, ठीक है आप लोग को? बस आप लोग सर व्हाट्सएप कर, हाँ व्हाट्सअप कर देंगे। अब आपका जो है लड्डू बना के, और हम टेस्ट करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को कि किसका बढ़िया बना था, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, तो लड्डू कहाँ हुआ समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? ऑथोरिटी, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम किसी को काम सौंप दिए, है ना, अगर उसको पावर नहीं दीजिएगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को आप मैनेजर बनाए हैं, उसके अंडर 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको पावर नहीं दीजिएगा कि जो है वो किसी से काम करा सके, मतलब जैसे कैसा पावर सर, जैसे मान लीजिए उसको पावर दे दिए सस्पेंड करने का, उसको पावर दे दिए सैलरी बढ़ा के थोड़ा बोनस उसका बनाने का, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैनेजर क्या कर सकता है, उसको जो है रिवार्ड दे सकता है, अपने तरफ से कुछ बोनस जो है बढ़ा सकता है, उसका सैलरी बढ़ा सकता है, वो पावर दे दिए। और अगर काम वो अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग सस्पेंड करने का भी 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए, या जो है क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को देख करके समस्या को सुनने का और बहुत सारी चीज़ों को संभालने का मतलब अथॉरिटी मिल गया।
तो ऑथोरिटी से ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम होता है। अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर को मान लीजिए कोई ऑथोरिटी नहीं रहेगा किसी भी काम करने का, तो फिर क्या वो कर पाएंगे? किसी भी काम को वो कर पाएंगे? हमको बताइए। नो सर। नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इस तरह से क्या होता है ना, ऑथोरिटी डिलीवर किया जाता है कि हाँ आपको इस काम के लिए सौंपा जा रहा है, आपका ये काम है, ये इसके पावर्स हो गए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जैसे अगर कोई पावर बनता है ना, तो उसके प्रति दायित्व भी बनता है। अगर आपको कोई पद पे बैठा दिया जाए तो उस पद पे बैठने के बाद आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आपके अंदर 20 वर्कर जो है काम कर रहे हैं, 3 सुपरवाइज़र, 20 वर्कर, टोटल मिला के 20 वर्कर काम कर रहे हैं। अब आपको ऑर्डर मिला ऊपर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है चिट्ठी आई कि 20,000 यूनिट जो है आपको जो है साबुन बना करके रेडी कर देना है। शॉप जिससे हम लोग नहाते हैं, मान लीजिए कि आपका साबुन बनाने वाला जो है आपका कंपनी है, फैक्ट्री है, आप काम करते हैं उसमें, तो मैनेजर हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको 20 वर्कर मिला है, उसके साथ काम कराने का पावर मिला है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो है आप क्या करेंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप काम को जो है अच्छे ढंग से करेंगे, सुचारू रूप से करेंगे, और जो टारगेट मिला है उसको पूरा करके भी देंगे, है ना? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ आप स्मूथनेस भी रखेंगे, कर्मचारियों के बीच तालमेल भी बना के रखेंगे, मतलब सारा चीज़ों को आप हेडेक जो है लीजिएगा और उस काम को करवाने का जिम्मेवारी आपका है। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करना, मतलब हेनरी फ्योल का कहना है कि जो है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर किया जाए। जिसको भी काम दिया जा रहा है, काम सौंपा जा रहा है, उसको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे बोलता है, अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल, द अकम्पेइंग पावर और ऑथोरिटी गिव्स टू द मैनेजमेंट द राइट टू गिव द ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके पास वो पावर देना चाहिए ताकि वो जो अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर दे सके, काम करने का ऑर्डर दे सके, काम उनसे क्या हो, करवा सके, ठीक है? तो उनको उनसे काम करवा सके, ये चीज़ें होती हैं। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। और बाकी लोगों को, बाकी लोग चुप क्यों रहते हैं? Yes, माइक sir. ऑन करके बोला कीजिए ना, ताकि हमको पता चलेगा। Yes, sir. एक सांस में बोलिए सब लोग एक साथ एकदम माइक करके, हाँ, तब लगेगा कि हाँ क्लास हो रहा है। ऐसे तो दिखाई ही नहीं देते आप लोग, तो कम से कम जो है आवाज़ से ही पता चले कि हाँ क्लास हो रहा है और हम क्लास ले रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, है ना? चलिए, तो आज हम लोग आपको 2 पॉइंट अभी तक करा दिया है, तो चलिए हम पूछते हैं अब आप लोग से 2 पॉइंट जो मैंने बताया है इसी को पूछते हैं, एक एक करके पूछते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पूछ रहे हैं डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क? इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, बेसिकली इसमें आपसे एक एक करके भी पूछ सकता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब बताइए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है, एक्सप्लेन करिए इस पॉइंट को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ आपको पूरा भी पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को बताइए, ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो वो 14 सिद्धांत आपको उसमें बताने पड़ेंगे, जो 6 मार्क्स का होगा, ज़्यादा मार्क्स का होगा, है ना? तो चलिए, सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया है वो पूछते हैं। रोल नंबर 60 आरती कुमारी। हेलो आरती। अब देखिए ऐसे भी विद्यार्थी हैं। हेलो आरती। आरती कुमारी, एटलीस्ट हाँ या ना कीजिए, नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से एक बार बता देंगे, बट एटलीस्ट हाँ ना कीजिएगा ना। हेलो, आवाज़ आ रही है अभी? यस सर। तो मैं नॉक कर रहा हूँ आरती कुमारी को। रोल नंबर 60। माइक ऑफ कर लीजिए आरती।
चलिए, तो इनका जो है कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे स्टूडेंट को हमको क्लास कराने का जो क्लास प्रेजेंट ही नहीं है। बिना मतलब का भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे स्टूडेंट की ओर, रीमा तिर्की। हेलो रीमा। यस सर। चलिए बताइए, तो डिवीज़न ऑफ वर्क का क्या मतलब है? व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य का विभाजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सब कार्यों को बांटा जाता है जो इसके कारण करे। और इसलिए ऐसे भी व्यक्ति होते हैं अपने काम बहुत स्पेशल होते हैं, मतलब अच्छी तरह से आता है, वैसे व्यक्तियों को अपना काम अच्छी तरह से कर सके। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और चलिए, रानी कुमारी, रोल नंबर 212। हेलो रानी। यस सर। चलिए, आप बताइए कि जो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? अधिकारों एवं दायित्वों का हस्तांतरण में क्या जैसे मतलब है? सर कुछ एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हो आप, बताओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ना हम ना पावर देते हैं ना कोई कंपनी में कि आप आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही है। नाम बताएं। चलिए बताइए, बहुत अच्छे, बताइए। सर इसका मतलब होता है जैसे कि कोई कंपनी में हम अगर काम करते हैं तो अगर हमको कोई पोस्ट मिलता है मैनेजर का या फिर डायरेक्टर का, तो उसमें अगर हमको पावर नहीं मिलेगा जैसे किसी से काम कराने का या फिर किसी को नौकरी से निकालने का या किसी को खुला हम नहीं दे पाएंगे। और दूसरा होता है कि अगर हम दूसरे को ऑर्डर काम देने मिला है का, और उसको अगर हम पूरा अगर बोला जाए तो दूसरे जिम्मेदार को ऑर्डर देकर काम कराने का। हम मामी, कुछ जल रहा है क्या? स्मेल कर रहा है। हाँ, चलिए बोलिए आप लोग, ठीक है। बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जैसे कि कोई काम अगर हमको करने के लिए मिला हुआ है तो उसको हमको सही तरीके से और सही टाइम पे करके देना रहता है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कुछ विद्यार्थी बहुत सिंसियरली क्लास करते हैं, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश आप लोगों को। और कुछ विद्यार्थी एकदम जो है सेंसलेस हैं, बिल्कुल काम नहीं करता है उनका दिमाग जो है। थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि माइक ऑफ करके, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को समझाने का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे से सुने। हाँ, नहीं तो फिर हम कैमरा ऑन करवा के ही फिर क्लास करवाएंगे, तो फिर आप लोग का हलवा टाइट हो जाएगा फिर उस समय। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तीसरे पॉइंट से शुरू करेंगे, तीसरा, चौथा, फिर आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बाकियों को देखेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि नोट्स बना लेना है। और प्रीवियस क्लास का जो है यूट्यूब में वीडियो नहीं भेजा है मैंने अब तक, वो आज डाल देंगे, आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ नोट्स भी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे?